नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है तथ्य प्रक्रमण। तथ्य प्रकरण आंकड़ों के प्रक्रमण का संबंध आंकड़ों के सकेंद्रण, पुनर्निर्धारण तथा इन्हें ठीक करने से है, जिससे कि इसका प्रयोग अध्ययनगत समस्या के लिए विश्लेषण हेतु किया जाता है। प्रक्रमण में संपादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण एवं सारणीयन शामिल है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संपादन की। अनुसंधान के लिए हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं में अनेक प्रकार की असंगतियां हो सकती है। अनेक सूचनाएं अस्पष्ट एवं संदेहजनक भी हो सकती है। ऐसी सूचनाओं के अंदर अनेक अपूर्णताएं हो सकती है, जिन्हें दूर किए बिना सामग्री का उपयोग नहीं होता। अतः तथ्यों या सूचनाओं के संपादन की प्रक्रिया में सूचनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर भूलों या कमियों का सुधार किया जाता है। इस प्रकार तथ्यों के संपादन की प्रक्रिया को तथ्यों के संशोधन एवं परिमार्जन की प्रक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन संशोधन या परिमार्जन का तात्पर्य सामग्री की मूल प्रकृति में परिवर्तन करने से नहीं होता है। यदि संपादन से सामग्री के मूल स्वरूप में कोई प्रभाव पड़ता है तो संपादन की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। तथ्यों के संपादन की प्रक्रिया में सामान्यतया निष्पक्षता, तथ्यों के परीक्षण की क्षमता, शोध का उद्देश्य, तथ्यों की विश्वसनीयता, सूचनाओं की मात्रा, तथ्यों की एकरूपता आदि बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम चर्चा करते हैं संकेतन की। सांकेतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंकड़े वर्गों में संगठित किए जाते हैं तथा प्रत्येक पद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें यह पाया जाता है एक संख्या अथवा संकेत प्रदान किया जाता है। सांकेतीकरण सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में संगठित करते हुए उन्हें संकेत अथवा अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आंकड़ों का विश्लेषण अधिक विस्तृत रूप से संभव हो जाता है। कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। गुड्डे और हार्ट ने लिखा है, सांकेतीकरण एक क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़े वर्गों में संगठित किए जाते हैं तथा प्रत्येक मद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें वह पाया जाता है एक संकेत अथवा संख्या प्रदान कर दी जाती है। संकेतीकरण की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है संकेतीकरण विभिन्न तथ्यों को कुछ वर्गों एवं श्रेणियों में संगठित करने का एक तरीका है। इसमें तथ्यों के प्रत्येक पद को उसके वर्ग के अनुरूप प्रतीक, संकेत या अंक प्रदान किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उनकी महत्ता के आधार पर विशेष भार दिया जाता है। संकेतीकरण एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी रहती है। संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों को संकेतों के रूप में परिवर्तित कर सारणीयन के कार्य को सरल बना देती है। अब हम चर्चा करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण विज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी विचारधारा को एक तर्क तथा अनुकूल दिशा प्रदान करता है। विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अनेकों घटनाओं के समूह में एक रूपता की खोज करने तथा उन्हें स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। कॉर्न के अनुसार वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं को उनकी समानताओं एवं सादृश्य के आधार पर वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप से समूहों अथवा वर्गों में व्यवस्थित करते हैं। विविधतापूर्ण वस्तुओं में गुणों की एकता को व्यक्त करते हैं। कोनोर के अनुसार वर्गीकरण समंकों या तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता के आधार पर वर्गों तथा समूहों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की विभिन्नता के बीच उपस्थित गुणों की एकता को स्पष्ट करने की क्रिया है। एल्हांस के अनुसार सादृश्यताओं व समानताओं के आधार पर तथ्यों को समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अब हम चर्चा करते हैं सारणीयन की। सामाजिक शोध में केवल विषय या समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन ही नहीं किया जाता, वरन संकलित आंकड़ों को तालिका या सारणियों के रूप में प्रकटीकरण भी किया जाता है। यह वह विधि है
इसमें संकलित आंकड़ों को व्यवस्थित, बोधगम्य एवं संक्षिप्त बनाया जाता है। इसमें एक ही शीर्षक से संबंधित सूचनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। सारणियन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है और इधर उधर बिखरे हुए आंकड़ों को एकत्रित करके संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सारणियन की कुछ परिभाषाएं हैं। एल्हांस के अनुसार विस्तृत अर्थ में तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने को सारणियन कहा जाता है। कॉर्नर के अनुसार सारणियन किसी विशेष समस्या को स्पष्ट बनाने के लिए आंकड़ों का नियमित एवं सुव्यवस्थित प्रदर्शन है। क्लार्क के अनुसार सांख्यिकीय सारणी संक्षिप्त विवरण सहित ये बताने के लिए वे क्या हैं, संख्याओं का एक तर्कपूर्ण क्रम से प्रस्तुतिकरण है। अन्य परिभाषा है एक सांख्यिकीय सारणी संबंधित तथ्यों का खानों तथा समतल पंक्तियों में विभक्त किया गया वर्गीकरण होता है। इस प्रकार तथ्य प्रकरण के अंतर्गत हमने संपादन, संकेतन, वर्गीकरण तथा सारणीयन पर चर्चा की। ये चार महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य प्रक्रमण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और तथ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं तथ्यों के विश्लेषण की। तथ्यों के सारणी के रूप में संग्रहित किए जाने के उपरांत हम प्रतिपादित किए गए शोध प्रश्नों के उत्तर विश्लेषण की सहायता से प्राप्त करना चाहते हैं। विश्लेषण का अर्थ आंकड़ों को क्रमबद्ध करना एवं निर्माणकारी तत्वों के रूप में सम्मिलित करना है। विश्लेषण का कार्य विचारपूर्ण आधारशिला की स्थापना करना है, जिसकी सहायता से संकलित तत्वों को उचित सह स्थिति एवं संबंधों के रूप में व्यवस्थित किया जा सके। सारणीबद्ध तथ्यों का तार्किक एवं सांख्यिकीय दोनों प्रकार के तथ्यों के ढंगों का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को अन्य अध्ययन से प्राप्त परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है और सापेक्ष गुणों एवं सीमाओं को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पीवी यंग के अनुसार एक सामाजिक अध्ययनकर्ता यह मानकर चलता है कि संकलित तथ्यों के पीछे स्वयं तथ्यों और आंकड़ों से बढ़कर भी कोई ऐसी वस्तु है जो अधिक महत्वपूर्ण तथा स्थिति पर प्रकाश डालने वाली होती है। वह ये मानकर चलते हैं कि यदि सुविचारित तथा सुव्यवस्थित तथ्यों को संकलित आंकड़ों के संदर्भ में देखा जाए तो उनके महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ को समझकर उनके आधार पर वैध सामान्यीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार के वैध अथवा वैज्ञानिक सामान्यीकरण को प्राप्त करने की एक कार्य प्रविधि है। तथ्य विश्लेषण के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तथ्यों का विश्लेषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अवश्य है, लेकिन इसकी सफलता का बहुत बड़ी सीमा तक अनुसंधानकर्ता के वैयक्तिक गुणों पर निर्भर करता है। एक अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित रूप से तथ्यों का विश्लेषण मात्र तभी कर सकता है जब वह कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। जैसे नंबर 1, तथ्यों के विषय में पूर्ण ज्ञान। तथ्यों के व्यवस्थित विश्लेषण की प्राथमिक आवश्यक शर्त यह है कि शोधकर्ता को उन तथ्यों का पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान हो जिनका उसे विश्लेषण करना है। नंबर 2, घटनाओं के संबंध में अंतर्दृष्टि। शोधकर्ता के सामने बहुत से तथ्य संकलित होते हैं, लेकिन वह विश्लेषण करते समय अनेक घटनाओं एवं परिस्थितियों का स्वयं अवलोकन करता रहता है। इन घटनाओं और परिस्थितियों के विषय में शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि जितनी स्पष्ट और गहरी होती है, वह उसकी सहायता से तथ्यों का विश्लेषण उतने ही वैज्ञानिक रूप में करने में सफल हो जाता है। तीसरा है आलोचनात्मक कल्पना शक्ति। तथ्यों के विश्लेषण का अर्थ मात्र प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करना
अथवा उनकी विवेचना कर देना मात्र नहीं होता। इसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों के बीच पाए जाने वाले सह संबंधों को स्पष्ट करने के लिए एक आलोचनात्मक कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता होती है। पीवी यंग के अनुसार विश्लेषण प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त यह है कि एक ऐसी आलोचनात्मक और अनुशासित कल्पना शक्ति विकसित कर ली गई हो जो तथ्यों के आधार पर एक वैज्ञानिक विचारधारा को प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके तथा जिसके आधार पर समस्त तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को समझकर उनका आलोचनात्मक परीक्षण किया जा सके। अनुभव, उत्तरदायित्व तथा बौद्धिक ईमानदारी। तथ्यों के विश्लेषण की प्रामाणिकता बहुत कुछ हद तक वैज्ञानिक कार्यविधि तथा निर्धारित नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है। तत्पश्चात भी अनुसंधानकर्ता में जब तक स्वयं भी अनुभव, उत्तरदायित्व तथा बौद्धिक ईमानदारी का गुण नहीं होता, तब तक निर्धारित नियमों का अनुपालन व्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता। बौद्धिक ईमानदारी वह सर्वप्रमुख आधार है जो व्यक्तिगत अभिन्नति की संभावनाओं को कम कर देता है। अभिन्नति से स्वतंत्र तथ्यों के विश्लेषण के लिए ये भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अथवा विश्लेषक संकलित तथ्यों के अनुरूप ही विषय को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करें। इसका अर्थ यह है कि किसी भी स्थिति में तथ्यों के विश्लेषण में वैयक्तिक पक्षपात अथवा अभिन्नति का समावेश नहीं होना चाहिए। अब हम विश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले है तथ्यों की माप। तथ्यों को शोध हेतु उपयोगी बनाने के लिए इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि उनकी परीक्षा कर ली जाए। तथ्यों का पुनर्परीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें यथार्थता एवं विषयकता है या नहीं। विषयकता का गुण विद्यमान नहीं रहने पर उन तथ्यों का पुनः परीक्षण कर लेना आवश्यक है तथा इस बात की जांच भी जरूरी है कि विषयकता का गुण किसी कारण समाप्त हो गया है। यथार्थता की अनुपस्थिति में विश्लेषण कितनी भी अच्छी तरीके से किया गया हो, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उन सब बातों के मध्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संकलित तथ्य महत्वहीन या महत्वपूर्ण है। रूपरेखा की तैयारी। एक रूपरेखा अध्ययन का वह ढांचा होती है जिस पर संपूर्ण अध्ययन आधारित होता है। रूपरेखा तैयार करने से पूर्व महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझा जाना नितांत आवश्यक है। स्पष्ट तथा नित्यव्ययी विचारधारा के विकास तथा विविध तथ्यों के विस्तृत क्षेत्र के विषय में सहज तथा क्रमबद्ध स्पष्टीकरण एक रूपरेखा के बिना संभव नहीं है। एक रूपरेखा वास्तव में तथ्यों का एक आरंभिक वर्गीकरण होता है जो विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पहचानने में हमारी सहायता करता है। तथ्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण। मार्गदर्शक के रूप में एक रूपरेखा का निर्माण कर लेने के पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण करने की अवस्था आती है। सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं तथा उन कारकों में अत्यधिक विविधताएं भी होती हैं। अवधारणाओं का निर्माण। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण कर लेने के बाद अगला चरण है अवधारणाओं का निर्माण। अवधारणा के निर्माण का सामाजिक शोध में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके द्वारा बिना किसी कठिनाई के किसी घटना विशेष या परिस्थिति को समझा जा सकता है। तुलना तथा व्याख्या। संकलित तथ्यों के व्यवस्थित वर्गीकरण और अवधारणाओं का निर्माण कर लेने के बाद तथ्यों के सामान्य प्रतिमान स्पष्ट हो जाते हैं। तब इन प्रतिमानों की तुलना संभव हो जाती है। तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए आवश्यक होता है। तुलना करने से विभिन्न तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तथा हम उनकी गहराइयों की ओर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांतों का प्रतिपादन। तथ्यों की व्याख्या के उपरांत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है।
अतः इसके संबंध में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत वास्तव में व्याख्या के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का अति संक्षिप्त रूप होते हैं। सिद्धांतों का प्रतिपादन तथ्यों के विश्लेषण का अंतिम चरण होने के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तथ्यों का निर्वचन। शोधकर्ता का कार्य तथ्य संकलन, तथ्यों का प्रक्रमण करने तथा उनका विश्लेषण करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु शोध के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति को यथार्थ निष्कर्ष निकालने, सिद्धांतों का निर्माण करने, पुराने सिद्धांतों की सत्यता या असत्यता की जांच करने एवं सामान्यीकरणों को प्राप्त करने पर ही होती है। इस कार्य हेतु तथ्यों का निर्वचन शोध प्रक्रिया का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण चरण है। इसका कारण यह है कि संकलित तथ्यों की उपयोगिता निर्वचन द्वारा ही स्पष्ट होती है। निर्वचन का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं बनी रहती है। हार्पर ने इस पर कहा कि इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि निष्कर्ष उन मौलिक आंकड़ों या तथ्यों जिन पर वह आधारित है उससे उत्तम नहीं हो सकता। यदि तथ्यों का संकलन सही ढंग से नहीं किया गया है तो उनके विश्लेषण एवं निर्वचन पर समय, धन एवं साधनों का अपव्यय होगा। यही बात निर्वचन के लिए भी सही है। ऐसे अध्ययनों से सही निष्कर्ष निकालना या वैज्ञानिक सत्यता की जांच कर पाना असंभव होगा। हार्पर के अनुसार इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि निष्कर्ष उन मौलिक आंकड़ों या तथ्यों जिन पर वह आधारित है से उत्तम नहीं हो सकता। यदि तथ्यों का संकलन सही ढंग से नहीं किया गया है तो उनके विश्लेषण एवं निर्वचन पर समय, धन एवं साधनों का अपव्यय होगा। ऐसे अध्ययनों से सही निष्कर्ष निकालना, वैज्ञानिक सत्यता की जांच कर पाना असंभव हो जाता है। सिम्पसन और काफ्का ने कहा, निर्वचन संबंधी 4 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया, जैसे नंबर 1, शोधकर्ता को तथ्यों में क्या है की जानकारी करने की उत्सुकता होनी चाहिए। तर्कपूर्ण चिंतन का सहारा लेते हुए तथ्यों के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तथ्यों की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। ठोस निर्वचन के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं समालोचनात्मक भाषा का प्रयोग करें। हम पुनः एक बार इस पर चर्चा करते हैं, एक बार पुनः विचार करते हैं। नंबर 1, शोधकर्ता को तथ्यों में क्या है की जानकारी करने की उत्सुकता होनी चाहिए। नंबर 2, तर्कपूर्ण चिंतन का सहारा लेते हुए तथ्यों की विभिन्न पक्षों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नंबर 3, तथ्यों की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 4, ठोस निर्वचन के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं समालोचनात्मक भाषा का प्रयोग करें। निर्वचन संबंधी त्रुटियाँ, एरर्स रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन। निर्वचन संबंधी त्रुटियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मिथ्या सामान्यीकरण की त्रुटियाँ और नंबर 2 है सांख्यिकीय मापों का त्रुटिपूर्ण निर्वचन। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है डाटा इंटरप्रिटेशन की, डाटा एनालिसिस की। तो शोध की दृष्टि से तथ्यों का संकलन, उसका प्रक्रमण और उसका निर्वचन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और जब तक सही आंकड़ों का सत्यापन और असत्यापन नहीं किया जाएगा, आंकड़े कितने सही कितने गलत हैं उनका सही दृष्टि से देखा नहीं जाएगा, तब तक शोध कार्य में अपूर्णता या त्रुटिपूर्ण शोध कार्य होने की संभावना बनी रहती है। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं तथ्य संकलन के उपकरणों की। आंकड़ों के संकलन में उपकरण का तात्पर्य किन्हीं भी भौतिक साधनों से होता है जो तथ्यों के संग्रह तथा उनका विश्लेषण करने के क्षेत्र में शोधकर्ता की कुशलता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाओं अथवा समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अध्ययन पद्धति
और प्रविधियों का निर्धारण कर लेने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों का चुनाव कर लेना भी अत्यंत आवश्यक होता है। जिस प्रकार एक कारीगर को किसी वस्तु का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शोधकर्ता की सफलता की बड़ी सीमा तक तथ्य संकलन के लिए कुछ विशेष उपकरणों के चुनाव और उनके कुशल प्रयोग पर निर्भर होती है। यदि शोधकर्ता द्वारा उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तथ्यों का संग्रह अधूरा रह जाता है अथवा उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना प्राय दुर्लभ हो जाता है। उपकरणों का प्रयोग का स्तर। शोधकर्ता द्वारा उपकरणों का प्रयोग प्राय 2 स्तरों पर किया जाता है। नंबर 1, आंकड़ों का संकलन करने के स्तर पर। इस स्तर पर शोधकर्ता अवलोकन कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, साक्षात्कार निर्देशिका, अनुसूची, पर्यवेक्षण निर्देशिका, प्रक्षेपण विधियां, डायरियों तथा नोटबुक जैसे प्रपत्रों का उपयोग करता है। नंबर 2, आंकड़ों का संकलन प्रक्रियाकरण स्तर पर। इस स्तर पर शोधकर्ता सामान्यतया कंप्यूटर, कोडिंग शीट, संगणक तथा गणक मशीनों का उपयोग उपकरण के रूप में करता है। सामान्यतः शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य को पूरा करने में सर्वाधिक प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं। प्रश्नावली का उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करना है। प्रश्नावली का अर्थ उस व्यवस्थित तालिका से है जो विषय के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने में सहयोग देती है। सामान्यतः किसी विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। इसे डाक द्वारा भेजकर सूचना प्राप्त की जाती है। सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें कि एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। मौलिक रूप में प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे कि शिक्षित लोग उनके सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोगार्ट्स ने अपनी परिभाषा में कहा है, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों की उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली की कुछ विशेषताओं पर। सबसे पहले प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष प्रणाली है। प्रश्नावली क्या है? प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष प्रणाली। नंबर 2, यह अधिकांशतः डाक द्वारा भेजी जाती है। इसे केवल उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। नंबर 4, इसका प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। नंबर 5, इसमें प्रश्नों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्नावली में प्रश्नों अथवा पदों का होना ये व्यक्ति तथा उसके व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। प्रश्नावली के मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचनाएं संकलित करना। प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करना। सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया जा सकता है। वैश्विक अध्ययन के लिए, विषय से संबंधित अध्ययन के लिए अनावश्यक तथ्यों को इसमें छोड़ सकते हैं। कम खर्च में अधिक से अधिक सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती है। संख्यात्मक अनुमापन किया जा सकता है। एक साथ तथा शीघ्र सूचनाओं का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं साक्षात्कार अनुसूची की। अनुसूची का अर्थ क्या होता है? वास्तव में अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जिसे लेकर शोधकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेखन करता है। तथ्य सामग्री को संकलित करने का ये सर्वोत्तम उपकरण है। अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घर घर जाकर प्रश्नों के उत्तर अनुसूचियों द्वारा प्राप्त करता है।
कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि गुड्डे और हार्ट ने लिखा है, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। बोगार्ट्स ने कहा, अनुसूची तथ्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है और सरलता से पता लगाने योग्य है। अनुसूची अन्वेषणकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। मोजर ने कहा, चूंकि यह साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा संचालित होती है, यह स्पष्टतया एक औपचारिक प्रलेख हो सकती है जिसमें आकर्षण की बजाय क्षेत्र संचालन की कुशलता में कार्यशील विचार है। कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, अनुसूची अध्ययन समस्या को संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है। इसे एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम में पूछा भी जाता है। उनमें क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है जिससे कि अध्ययन विषय से परे न हटे। इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, किंतु अपवाद रूप में बड़े क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुसूची के उद्देश्य। प्रामाणिक उत्तर पाने के लिए अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप में व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। अनुसूची का उद्देश्य विषय से संबंधित प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर प्राप्त करना होता है। ये प्रविधि संख्यात्मक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्र करने में अधिक उपयोगी है। प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची में अंतर, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों अनुसंधान में तथ्यों को एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ये दोनों उपकरण अनुसंधान कार्य को संचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्नावली में जहां यह डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेजी जाती है, अध्ययनकर्ता को उस स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं साक्षात्कार अनुसूची में अनुसूचियों को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता, अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची को साथ में लेकर जाता है। प्रश्नावली डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजी जाती है, अतः उत्तरदाता स्वयं उसको भरकर पुनः लौटाता है। अनुसूचियों को शोधकर्ता स्वयं भरता है, वह उत्तरदाता से सूचना ग्रहण करके उसको अपनी अनुसूची में भर देता है। प्रश्नावली द्वारा विस्तृत क्षेत्रों से सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है, अतः अधिकांशतः इसका प्रयोग बड़े क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि अनुसूची का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में न कर सीमित क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्नावली में निरीक्षण के लिए स्थान नहीं है, चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित ही नहीं होता, अतः इस पद्धति द्वारा प्राप्त उत्तर भी संक्षिप्त होते हैं। जबकि अनुसूची प्रणाली में निरीक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होता है, अतः उसे बड़े प्रश्नों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यों को एकत्र करने के साथ वह तथ्यों का निरीक्षण भी करता जाता है। वह प्राप्त तथ्यों के निरीक्षण द्वारा पुष्टि भी कर सकता है, अतः तथ्यों की प्रामाणिकता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। प्रश्नावली प्रणाली के अंतर्गत सूचनादाताओं की ओर से प्रत्युत्तर असंतोषजनक होता है। जिन सूचनादाताओं के पास प्रश्नावलियों को भेजा जाता है, उनमें अधिकांशतः लौटकर नहीं आती। प्रश्नावलियों को अनुसंधानकर्ता के पास लौटाना सूचनादाताओं पर निर्भर करता है। कुछ आलस्य एवं खर्च के कारण भी प्रश्नावलियों को नहीं लौटाया जाता, जबकि अनुसूची में जहाँ तक प्रत्युत्तर का प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थान पर उपस्थित होता है, अतः समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। वह सूचनादाताओं से अधिक सूचना प्राप्त कर अपने रिकॉर्ड में रखता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली और अनुसूची में बहुत अंतर है और इस अंतर को हमें समझना होगा। धन्यवाद।